देखो कोरोजन क्या होता है, जब आप किसी मेटल को जैसे लोहे के टुकड़े को खुले वातावरण में रख दोगे, खुले में वायुमंडल के कांटेक्ट में रख दोगे, तो क्या होता है कि उसके सरफेस पे कुछ कंपाउंड जैसे उसी मेटल का ऑक्साइड हो सकता है, उसी मेटल का कार्बोनेट हो सकता है, उसी मेटल का सल्फेट हो सकता है, उसी मेटल का सल्फाइड हो सकता है, उसका एक लेयर जम जाता है, ठीक है, एक परत जम जाता है मेटल के सरफेस पे, जिससे मेटल का क्वालिटी कम हो जाता है, मेटल स्पंजी हो जाता है, उसका भार बढ़ जाता है और गुणवत्ता में कमी आती है। इस घटना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। जैसे लोहे में जंग लग जाना, रस्टिंग ऑफ आयरन एक अच्छा उदाहरण है कोरोजन का। फिर आपने देखा होगा चांदी के जो सिल्वर के गहना होता है पहनने वाला या कोई बर्तन है, तो वो उसका सरफेस जो है मलिन पड़ जाता है, धूपे, यानी चमक उसका कम हो जाता है। या फिर कॉपर का कोई बर्तन है, तांबे का, तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिन के बाद अगर रखा हुआ है कहीं पे और एयर के कांटेक्ट में आ गया, नमी एयर के, तो उसके सरफेस पे हरे हरे कलर का, ग्रीन कलर का एक परत जम जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ उदाहरण है किसका, कोरोजन का, ठीक है। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब किसी मेटल को खुले वातावरण में रख दिया जाता है, यानी एयर के कांटेक्ट में, वाटर वेपर के कांटेक्ट में, गैस के कांटेक्ट में, तो मेटल जो है उसका स्लो ईटिंग होता है, मतलब वो क्षय होता है उसका, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। किसके कारण? बाय द गैसेस प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर वेपर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के सरफेस पे कुछ कंपाउंड बन जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल सब्सटेंस बन जाता है और उसी के कारण मेटल का क्षय होता है, उसका धीरे धीरे वो नष्ट होने लगता है, उसका क्वालिटी डिक्रीज करता है और इसी को बोलते हैं कोरोजन। क्लियर है? तो लिख लो, द स्लो the process of heating, the process of slow heating of metal by the gases present, gases and water vapor present in air and the formation of certain chemical compound like oxide, carbonate, sulfide, etc. on the surface of metal is called कोरोजन। इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ the process of स्लो ईटिंग, यानी धीरे धीरे उसमें जो क्षय हो रहा है, धीरे धीरे वो जो
इसका डिके हो रहा है, नष्ट हो रहा है, वो स्लो ईटिंग ऑफ मेटल बाय द गैसेस एंड वाटर वेपर। मेन कारण क्या है? गैस एंड वाटर वेपर, H2 एंड O2 मेन रीजन है कोरोजन का। ठीक है, तो गैसेस एंड वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, और इसके प्रेजेंट होने से क्या होगा कि जब वाटर वेपर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में मेटल आएगा तो उसके सरफेस पे कुछ कंपाउंड लाइक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फाइड का निर्माण होगा। ठीक है, और इसी को, इस घटना को हम लोग बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, इससे क्या होता है? मेटल में धीरे धीरे क्षति होती है, मेटल का क्वालिटी कम होता है। ठीक है, मेटल स्पंजी हो जाता है, यानी उसमें पोर्स बन जाता है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कोरोजन। और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग के कारण किसी भी देश का कई करोड़ रुपया हर साल बर्बाद हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, टूल वगैरह जो भी है, रेलगाड़ियां, वो सब किससे बनेगा? मेटल से, आयरन से बनेगा। और इसमें रस्ट लगने के कारण वो हर साल क्या होता है? इसका क्षति होता है। तो किसी भी कंट्री को एक अच्छा खासा पैसा इसमें डूबता है हर साल। तो इसमें हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि कैसे बचाया जा सकता है रस्टिंग से आयरन को। लेकिन चलो पहले तो हम समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, इसमें कुछ नहीं है, आप जानते हो पहले से कि कोरोजन क्या है, लेकिन मैकेनिज्म इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत परेशान करता है बच्चों को। पता नहीं चलता है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। हम बिल्कुल आपको एकदम स्टोरी जैसा बताएंगे और सब याद हो जाएगा। पढ़ा जाए आगे। देखो, हेडिंग लगा लो, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन। देखो, तो कोरोजन के मैकेनिज्म को हम लोग समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, कि लोहे में जंग कैसे लगता है। इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे कि कोरोजन का क्या क्रियाविधि है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निर्माण हो जाता है मेटल के सरफेस पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब जहां पे एनोड होगा, कैथोड होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा। ठीक, तो पहले कुछ चीज आप समझो, खाली सुनना इसको, और सुन के ज्यादा कुछ समझना नहीं, बस सुन के भूल जाओ, फिर हम दोबारा लौटेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा। देखो ध्यान से होगा क्या। मान लो अपने पास कोई एक मेटल है, ठीक, मेटल है, इसको खुले में रख दिए इन कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वाटर वेपर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा कि नहीं। तो जब मेटल, यानी हम लोग आयरन की बात कर रहे हैं, तो आयरन इनके कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो कि मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी पाया जाता है। ठीक है, जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा आयरन, की सबसे पहले आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें Fe2+। ये पहला घटना हुआ। ठीक है, फर्स्ट घटना
घटना हुआ है कि आयरन का हो गया ऑक्सीडेशन, किसके कारण? जब O2H2O और CO2 के कांटेक्ट में आया। ठीक, बताओ, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं, यानी जिस मेटल के जिस जगह पे ये घटना होगा उसको एनोड बोलते हैं। फिर आगे क्या होगा? आगे होगा कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रेजेंट है, ये आपस में कंबाइन होके और H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा? दूसरा स्टेप में क्या होगा? वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर बनाएगा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब देखो उसके बाद क्या होगा कि H2CO3 डिसोसिएट होगा और आपको मिलेगा H प्लस CO3। फिर उसके बाद जो H2O है वो भी डिसोसिएट होगा और आपको मिलेगा H प्लस OH माइनस। यहां से जो हाइड्रोजन मिला आपको, हाइड्रोजन, और Fe ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है, हाइड्रोजन इस H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में बदल जाएगा? H में बदल जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, तुरंत इसका हम लोग बनाते और यूज कर लेंगे। तो H प्लस जो आयरन के द्वारा रिलीज किया गया उसको एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो गया? H में चेंज हो गया, हाइड्रोजन में चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। ये हो गया रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन भी हुआ किसका? आयरन का। रिडक्शन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। ये जहां पे होगा उसको बोलेंगे कैथोड। ठीक है, क्योंकि रिडक्शन कैथोड पे होता है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन आपको मिला ना, ये वाटर में घुले हुए ऑक्सीजन के साथ, जो एयर ऑक्सीजन जो वाटर वेपर में घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट करके H2O, ठीक है, H2O बनाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। आगे जो आपका Fe है, ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो Fe ऑक्सीडाइज होकर बनाता है Fe2+, और फिर Fe2+ अगेन ऑक्सीडाइज होकर ही कन्वर्ट होता है Fe3+ में, और एक Fe3+ वाटर के साथ रिएक्ट करके और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3.H2O का निर्माण करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं रस। ठीक है, और इस तरह से लोहे में जंग लग जाता है। क्लियर हो गया कहानी? चलो फिर से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? जब वो कांटेक्ट में आएगा वाटर वेपर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, आयरन का ऑक्सीडेशन होगा Fe2+ मिलेगा। वहां से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और H+ जो कि कहां से ऑब्टेन हुआ है? कार्बोनिक एसिड और वाटर के डिसोसिएशन से। और एक कार्बोनिक एसिड कैसे बना था? एटमॉस्फेयर में जो CO2 और H2O प्रेजेंट है उसके कॉम्बिनेशन से। वहां से जो H+ मिला उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो रिडक्शन हो गया। फिर जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है आपस में मिलके वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण करेगा, और आयरन ऑक्सीडाइज होगा किसमें? Fe2+ में। फिर अगेन ऑक्सीडाइज होगा Fe3+ में, और फिर जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके और Fe2O3.H2O का निर्माण करेगा, और उसी को कहते हैं रस। ठीक, तो चलो पूरा प्रोसेस देखते हैं। मान लो अपने पास एक टुकड़ा है, आपके पास आयरन का, उसी कलर से बनाए गए आयरन का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा। ठीक, और यहां पे क्या हुआ कि आ गया एटमॉस्फेयर से वाटर ड्रॉपलेट। ठीक, जल की बूंद वाटर आ गया। अब देखो
इस वाटर में क्या क्या है, इसमें तो बहुत सारा चीज होगा, बहुत सारी गैसें हैं। जो काम की चीज है यहाँ पे वो है H2O, O2, CO, ये सब प्रेजेंट होंगे वाटर में। जब इनके कांटेक्ट में आयरन आएगा तो किसी एक जगह पे आयरन के किसी एक जगह पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो Fe है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। Fe किस में कन्वर्ट होगा, Fe2 प्लस प्लस 2। ये दो बार इसीलिए दिखाया था कि आगे रिएक्शन को बैलेंस करने में मदद मिलेगा। दो आयरन का हम लोग यूज करेंगे। तो मान लो कि आयरन के दो एटम 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और Fe2 प्लस में कन्वर्ट हो गए। ये वाला जो स्थान है यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या बोला जाएगा, इसको एनोड बोला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बन गया ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये आएगा मेटल के सरफेस पे, मेटल सरफेस पे। इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, मेटल सरफेस पे। और मेटल सरफेस के पे आने के बाद क्या होगा कि देखो, जो यहां से हमें मिलेगा H प्लस मिलेगा। कहां से मिलेगा H प्लस, जो कार्बोनिक एसिड बनने वाला है ना, उसके डिसोसिएशन से मिलेगा। और H2O डिसोसिएट होगा, वहां से मिलेगा H प्लस। और साथ में मिलेगा ऑक्सीजन, जो बोले थे कि हाइड्रोजन जो बनेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। और यही H प्लस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ना, दो इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इसको एक्सेप्ट करके और 2H2O का निर्माण कर लेगा, ठीक है। वाटर बन गया। अब यही वाटर सारा कहानी यहाँ पे खराब करेगा, ठीक है, जो आयरन के साथ रिएक्ट करके उसमें रस्ट बना देगा। तो ये वाला जो घटना हुआ, ये कौन सा घटना हुआ, रिडक्शन हो गया, ठीक है, रिडक्शन हो गया, ठीक है। यानी वो प्लेस कैथोड की तरह वर्क करेगा। तो पहली बात कि रस्टिंग जो है, रस्टिंग इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, विद्युत रासायनिक घटना है। और इसमें क्या होता है, स्मॉल इलेक्ट्रो केमिकल सेल इज सेट अप ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। तो मेटल के सरफेस पे एक स्मॉल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, जहां पे एक जगह ऑक्सीडेशन होता है और दूसरा जगह रिडक्शन। एक जगह कोई एनोड की तरह कार्य करता है और दूसरा कैथोड की तरह। तो पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि एट एनोड Fe2 Fe ऑक्सीडाइज Fe2 converted into Fe2 प्लस, यानी ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन। तो Fe जो है कितना, Fe 2 ले लेंगे, 2 Fe2 प्लस प्लस कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा बताओ, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो पहला हो गया कि Fe2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद आगे क्या होगा, वही आगे लिख लो, लाइन पर बढ़ते हैं आगे। देखो, एक कैथोड, देखो क्या होगा यहां पर, द रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन participate
participate in reduction reaction। Fe जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया ना वो रिडक्शन में इन्वॉल्व हो, participate in reduction reaction and reduce H plus ion released from carbonic acid H2CO3 by the combination of water and CO2। हो गया, वाटर एंड CO2 सारा कहानी लिख दी, ठीक है। तो देखो कैथोड पे क्या होता है कि Fe ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा वो H प्लस को रिड्यूस करेगा। अभी H प्लस कहां से आया, तो H प्लस आया कार्बोनिक एसिड एंड वाटर से। तो ये कार्बोनिक एसिड कहां से आया, कार्बोनिक एसिड आया जो एटमॉस्फेयर में वाटर और CO2 प्रेजेंट था वो आपस में कंबाइन करके बनाया था, ठीक है। मींस यहां भी क्या होने वाला है, देखो H2O प्लस CO2 मिलके बनाया H2CO3। अब इनके डिसोसिएट होने से H2CO3 take part into dissociation and we get H plus and CO3 2 minus, ठीक। और जो H2O है उसके डिसोसिएशन से भी आपको मिल जाएगा H प्लस और OH माइनस। और यहीं से जो H प्लस रिलीज हुआ ना, ये जो H प्लस आया ना, H प्लस जितना एटम मॉलिक्यूल लेना है, आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन था तो यहाँ पे 4H प्लस कर दो, शुरू में था ना 4 इलेक्ट्रॉन 2 आयरन के द्वारा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट किया और क्या बना लिया, आप 4H लिख दो चाहे 2H2 लिख दो, ठीक है, क्योंकि ये रहने वाला नहीं है, तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और H2O का निर्माण कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर कोई बोले कि एटम थोड़ी एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट कहाँ, तो इसको रखना थोड़ी है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, तो तुरंत क्या करेगा, H2 का निर्माण कर देगा, ठीक है। और यही H2 जो है, ये जो 4H है ना, O2 के साथ रिएक्शन करके वो क्या बनाएगा, 2H2O, ठीक, 2H2 लिखो। तो ये इतना रिएक्शन हो गया कैथोड। अब हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन। आप देखो आगे क्या होने वाला है, बढ़िया आगे ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं। ओवरऑल रिएक्शन, तो बच्चों देखो अपने पास क्या मिला, आयरन था, ठीक है, फिर उसके बाद H प्लस था, फिर उसके बाद O2 था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये सब मिलके क्या बनाता है बताओ, ये मिलके बनाता है इलेक्ट्रॉन। यहां क्या करेगा, हाँ ठीक है, ये सब मिलके बनाता है Fe2 प्लस 2H2, ठीक है, Fe2 प्लस 2H2। और ये जो Fe2 प्लस है अगेन ऑक्सीडाइज होता है किसमें, Fe3 प्लस में, एंड दिस Fe3 प्लस combine with water to form hydrated ferric oxide Fe2O 3XH2O, which is called
which is called rust. तो इस तरह से लोहे में जंग का सूत्र क्या हुआ? ए वाला।